गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा दिया गया। उसमें हमने देखा कि संपूर्ण स्थलखंड जो आज सारे महाद्वीप हैं एक ही स्थलखंड थे, जिसे क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। फिर पेंजिया में विभाजन होता है, पेंजिया के विभाजन से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, दो हम कहेंगे कि बड़े स्थलखंड बनते हैं। फिर इन स्थलखंडों में लगातार विभाजन से क्या होता है, जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनते हैं। और जब अंगारा लैंड में विभाजन होता है, अंगारा लैंड के विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बनते हैं। और इनके गर्तों के मध्य जब क्या होता है, पेंथालासा का जल भर जाता है, गर्तों के मध्य पेंथालासा का जल भर जाता है, तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, महासागर बनते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हमने कर ली। अब हम बात करते हैं वेगनर के अनुसार जब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होगी तो क्या वेगनर का सिद्धांत सही है। तो इसके पक्ष में विभिन्न विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं कि हाँ, वेगनर का सिद्धांत सही है। कुछ विद्वान क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं, तो आलोचना करने वाले तर्क विपक्ष में होते हैं। और कुछ विद्वान क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। और उस समर्थन के संबंध में वेगनर ने भी प्रमाण प्रस्तुत किए और विभिन्न विद्वानों ने भी क्या किया, इनके प्रमाणों के आधार पर अपने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए और हमें बताया कि हाँ, कि वेगनर महोदय का जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, महाद्वीप क्या थी, कभी एक स्थलखंड थे और आज भी क्या हो रहा है, महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, आज भी क्या है, महाद्वीपों का विस्थापन जारी है, आज भी एक खिसक रहे हैं। सीधी सी भाषा में क्या बात कर सकते हैं, इनका महाद्वीपों का खिसकना, विस्थापन होना, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, आज भी दूर जाते जा रहे हैं। तो इनकी हम चर्चा करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है, क्या महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, इसके पक्ष में जो प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला यहाँ पे देखना, महाद्वीपों में साम्यता। महाद्वीपों में साम्यता कैसे हम चर्चा करते हैं, महाद्वीपों में साम्यता जैसे कि हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी हम महाद्वीपों की चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों की हम चर्चा करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं और ये यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने मैप पढ़ा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे हमने यूरोप महाद्वीप और ये वाला क्या है ना, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखना, यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अटलांटिक तटों में क्या पाई जा रही है ना, साम्यता पाई जा रही है। अटलांटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर क्या है ना, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इसके तट हो गए, पानी के पास वाले जो स्थलीय भाग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ना, तट बोलते हैं। पानी के पास वाले जो स्थलीय भाग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि पानी के पास वाले जो भाग है, स्थलीय भाग जिन्हें तट बोलते हैं, कि ये जो तट है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाला जो भाग है, अगर हम इसमें इसे फिट करें, अगर इस वाले भाग को हम इसमें फिट करें तो क्या लगेगा, ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पे गैप आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जब इस वाले भाग को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, एक तरह से फिट हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपों में साम्यता। 1964 में बुलर्ड महोदय ने, 1964 में नाम दिया गया है बुलर्ड महोदय ने, अटलांटिक तट, ये अटलांटिक तट है, इनको क्या क्या कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से मिलाया। कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जब इन दोनों तटों को मिलाया, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जब इन दोनों तटों को मिलाया तो क्या लगा कि हाँ, ऐसा लगा कि लगभग ये एक ही भाग थे, टूटने के बाद क्या हो गए, अलग हो गए और बीच में जो गर्त था वहां पर क्या हो गया, पानी भर गया, जो अटलांटिक महासागर बन गया। इस प्रकार से हमें क्या साम्यता दिखाई दे रही है, हमें साम्यता दिखाई दे रही है कि ये जो अटलांटिक तट है, इनको हम अगर परस्पर जोड़ेंगे तो कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पे कि एंगल का बदलाव हो सकता है, लेकिन लगभग कैसा लगेगा कि एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इस नियम को जिग्सा फिट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिग्सा फिट। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे में पूरी तरह से फिट होना, तो इसे और क्या कर सकते हैं, जिग्सा फिट। अटलांटिक तटों में साम्यता या महाद्वीपों में साम्यता। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका महाद्वीपों में इस प्रकार से साम्यता हो रही है। इन तटों को मिलाते हैं तो एक दूसरे में लगभग फिट से हो जाते हैं और इससे प्रयास किए थे 1968 में बुलार्ड महोदय ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता। महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता, फॉर एग्जांपल हमें बताया है ब्राजील तट व पश्चिमी अफ्रीका। ये जो ब्राजील है, यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील जो देश है, और यहाँ पे हमें बताया है कि पश्चिमी अफ्रीका तट, ये क्या हो गया, पश्चिमी अफ्रीका तट।
अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, तट की हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार के सेल समूह यहाँ पे मिले हैं, सेम वैसे के वैसे सेल समूह कहाँ पे मिले हैं, पश्चिमी अफ्रीका तट पे मिले। यानी ब्राजील सेल समूह, ब्राजील में जैसे सेल समूह मिले हैं वैसे ही अफ्रीका में इस प्रकार के, पश्चिमी अफ्रीका में इस प्रकार के सेल समूह मिले हैं। इससे क्या आभास होता है, इससे आभास होता है कि शायद ये दोनों कभी एक ही जगह थे। क्या आभास होता है, शायद कभी ये दोनों एक ही जगह थे, फिर जब विभाजन हुआ तो इसका एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर रह गया, जिससे क्या हुआ, ऐसे सेल समूह जो पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं वैसे ही सेल समूह इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टिलाइट की। टिलाइट क्या होते हैं, हिमानी निक्षेपण से निर्मित जो चट्टानें होती है। हिमानी निक्षेपण, हिमानी का मतलब ग्लेशियर की हम बात करते हैं। ग्लेशियर क्या करता है, जब अवसादों को सरकाकर लेकर जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर चट्टानें निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, टिलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिलाइट कहते हैं। तो भारत, अफ्रीका, फोकलैंड, भारत अफ्रीका, जैसे कि आप जानते हो भारत का तो आपको पता है इस प्रकार से ये अरबियन प्रायद्वीप आ गया, फिर ये हमारा इंडियन पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप की हम बात करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से बताते हैं कि जो भारत है, अफ्रीका है और फोकलैंड, फोकलैंड द्वीप कहाँ है, ये इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पे देखना नीचे की तरफ इस प्रकार से आपको ये द्वीप दिखाई देंगे। इन द्वीपों को हम क्या कहते हैं, फोकलैंड कहते हैं। मेडागास्कर क्या है, अफ्रीका की इधर आप देखना इस प्रकार से ये बना हुआ मिलता है, इसे क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहते हैं। ये हो गया मेडागास्कर, ये हो गया फोकलैंड, ये हो गया हमारा भारत, ये भारत, ये मेडागास्कर और ये फोकलैंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये अफ्रीका हो गया। अंटार्कटिका की हम बात करें तो नीचे वाला ये कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, और ब्राजील, और ये क्या हो गया, ब्राजील। ठीक है, सॉरी ब्राजील नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। क्या है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, ये हो गया अफ्रीका, ये मेडागास्कर, ये हो गया फोकलैंड और ये हो गया ब्राजील। इन सभी में क्या मिले हैं, गोंडवाना श्रेणी के तलछट मिले। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की हम चर्चा करते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछट यानी कि हिमानी निर्मित निक्षेप, प्लेसर निक्षेपों की हम बात करते हैं। जैसे प्लेसर निक्षेप भारत में है, वैसे प्लेसर निक्षेप अफ्रीका में, वैसे मेडागास्कर में, वैसे ही कहाँ मिले, फोकलैंड में, वैसे ही ब्राजील में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में। इससे वैज्ञानिक या ज्योग्राफर क्या अनुमान लगाते हैं, इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि ये शायद कभी क्या थे ना, सारे के सारे एक ही स्थलखंड का भाग थे या एक ही जगह थे। जैसे जब हिमानी युग आते हैं, हिमानी युग का मतलब पूरा, जैसे हम पढ़ते हैं ना, पृथ्वी कभी आका गोला थी, पृथ्वी कभी पूरी तरह जमी हुई थी, तो वैसे हिमानी युगों की हम बात करते हैं। हिमानी के समय इस प्रकार से जो प्रेशर निक्षेप जमे थे, ये सारे के सारे एक ही आयु के से प्रतीत होते हैं। इससे क्या पता लगता है कि ये सारे के सारे क्या थे ना, महाद्वीप, या हम कहेंगे कि ये स्थल भाग एक ही जगह थे। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सही है। फिर बात करते हैं प्लेसर निक्षेप की। ठीक है, एक मिनट है ना, मैंने प्लेसर की जगह टिलाइट बोल दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टिलाइट है, टिलाइट क्या है, हिमानी निक्षेपण से निर्मित चट्टान है। टिलाइट क्या है ना, हिमानी निक्षेपण से निर्मित चट्टाने हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें भारत, अफ्रीका और फोकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, वैसे ही हम चट्टानों की बात करते हैं, वैसे ही चट्टाने, ठीक है, सब जगह जो चट्टाने मिलती है, इससे आभास होता है कि सभी स्थलखंड एक ही भाग थे। ठीक है, तो शायद मैंने टिलाइट की जगह प्लेसर बोल दिया होगा ना। अब प्लेसर है क्या, तो चेंज कर लेना। प्लेसर क्या है कि घाना तट और ब्राजील की हम बात करते हैं। घाना तट और ब्राजील, अफ्रीका का ये जो घाना तट है वहां की हम चर्चा करें, और ब्राजील की हम बात करें तो यहाँ पे सोने के निक्षेप मिलते हैं। अफ्रीका का जो घाना देश है, यहाँ पे भी सोने के निक्षेप मिल रहे हैं, और ब्राजील का ये तट है, यहाँ पे भी क्या मिल रहे हैं, सोने के निक्षेप मिल रहे हैं, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम, प्लेसर निक्षेप कर रहे हैं। इससे क्या आभास होता है कि कभी ये ब्राजील और ये जो घाना है बिल्कुल एक दूसरे के क्या थे, एक स्थलखंड के भाग थे, जो यहाँ पर सोने के निक्षेप, प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। अब जब ये विभाजन हुआ तो अलग हो गए, फिर भी ये निक्षेप ऐसे कैसे यहाँ पर मिलते हैं। फिर बात करते हैं जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म क्या होते हैं, किसी भी जीव या पौधों के जो अवशेष हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। या तो वो अवशेष ऐसे मिल जाते हैं, या उनका खांचा हम कह सकते हैं, उनका आकार जो मिल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि जीवाश्मों में किस प्रकार से समानता। लेमुर की हम बात करें, लेमुर नामक जंतु, उसके जीवाश्म मिले हैं, जो भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों में, जिनको सम्मिलित रूप से कुछ विद्वानों ने क्या बोल दिया, लेमुरिया, लेमुरिया का क्षेत्र, जहां पर लेमुर नामक जंतु मिलते हैं, अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर, वो बताते हैं कि लेमुर नामक जंतु यहाँ पे मिलते हैं। कभी ये शायद एक जगह ही हुआ करते थे। इनके जो निक्षेप है, लेमुर जंतु नहीं, लेकिन इनके जो जीवाश्म है उसकी बात करते हैं। जीवाश्म यहाँ पर आज भी हमें मिलते हैं। इससे आभास होता है कभी शायद ये एक जगह ही थे, तभी यहाँ पे सेम प्रकार के जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। फिर दक्षिणी अफ्रीका व ब्राजील की हम बात करते हैं। यहाँ पे मेसोसारस नामक रेंगने वाला जो जीव है
उसके क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं दक्षिणी अफ्रीका। ये जो दक्षिणी अफ्रीका है और ये जो ब्राजील है, इससे क्या पता लगा कि अटलांटिक तक बीच में आ गया। पहले क्या थे ना, यहाँ पे ये एक ही जगह थे जहां पे मेसोसारस नाम का क्या होता था, रेंगने वाला जीव था। आज उसके क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। अब क्या हो गया, विभाजन होने से अटलांटिक महासागर बीच में आ गया है और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी मेसोसारस रेंगने वाले जीव के जीवाश्म मिल रहे हैं और ब्राजील में भी जो रेंगने वाला जीव है मेसोसारस उसके जीवाश्म मिल रहे हैं। इससे हमें क्या आभास होता है कि शायद कभी ये एक ही जगह थे। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके पक्ष में प्रमाण दिए हैं और बताया है कि किस प्रकार से ये जो आज क्या हो रहा है कि ये स्थल खंड अलग अलग हैं, महाद्वीप अलग अलग हैं, कभी शायद क्या थे, ये एक ही स्थल खंड के भाग थे, एक ही लैंडमास के भाग थे। बाद में जब विभाजन होता है ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, विस्थापन की क्रिया के फलस्वरूप एक दूसरे से दूर सरक जाते हैं। लेकिन क्या आज इनमें जो हमें जीवाश्म मिले हैं, इनमें प्लेसर निक्षेप, टेलाइट और चट्टानों के आयु में समानता, इनके हम कहेंगे कि एंगल में, कणों में, इनके तटों में जो समानता है उससे हमें आभास होता है कि शायद ये कभी एक ही जगह थे। ठीक है, सारे के सारे एक ही स्थलखंड के भाग थे। इस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में हमें प्रमाण मिलते हैं जो इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं सही बताते हैं। आगे हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है किस प्रकार से ये स्थल भाग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसके लिए जो विभाजन के लिए जिम्मेदार जो बल हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। उन महाद्वीपीय विस्थापन या प्रभाव के लिए जिम्मेदार बल है, उत्तरदायी जो बल है, तो उन बलों में वेगनर महोदय ने हमें सुझाया पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल। पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, यानी पृथ्वी मध्य से क्या है ना उभरी हुई है, पृथ्वी मध्य से उभरी हुई है और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है तो इस प्रकार से जो बल उत्पन्न होता है उस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे विभाजन होता है जिसे हम पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल के नाम से जान रहे हैं। और दूसरा हम बात करते हैं ज्वारीय बल। सूर्य व चंद्रमा की हम बात करते हैं। सूर्य व चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उससे जो ज्वारीय बल उत्पन्न होता है, तो ये ज्वारीय बल भी क्या था, पृथ्वी हम बात करेंगे महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार रहा है। तो वेगनर ने पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल को क्या बताया है, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं संवहन धारा सिद्धांत जो 1930 में आर्थर होम्स ने दिया। संवहन धारा सिद्धांत जो 1930 में आर्थर होम्स ने दिया। होम्स महोदय ने संवहन धाराओं के आधार पर, संवहन तरंगों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन को स्वीकार किया है। आर्थर होम्स ने बताया कि विभिन्न प्रकार से मेंटल जो पृथ्वी की जो हम कहेंगे मध्यम परत है वहां पर होने वाली जो संवहन क्रियाएं हैं, संवहन धाराएं हैं, उस कारण से क्या होता है, महाद्वीपों में विस्थापन होता है, वे आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जो जिम्मेदार हैं बलों में चर्चा की, जो वेगनर ने बताया पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल, और आर्थर होम्स का जो संवहन धारा सिद्धांत है वो भी इसकी पुष्टि करता है कि महाद्वीपों में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है।